नमस्कार, मैं शोषी चंद कारदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। तो आज मैं आप लोगों को लेथ मशीन के विभिन्न भाग तथा वे निर्देश के बारे में बताएंगे। तो इसका परिचय जानिए। खराद मशीन का मुख्य कार्य जाब को घुमाना और उस पर घूमती हुई जाब को टूल के द्वारा काटकर इच्छित आकार एवं प्रकार प्रदान करना। खराद मशीन के मुख्यतः भाग होते हैं बेड, लेग्स, ट्रे, स्प्लेश गार्ड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, लीड स्क्रू, फीड राड, क्विक चेंज गियर बॉक्स। और विनिर्देश किसी खराद मशीन को बेचना और खरीदने के लिए आवश्यक निर्देश भेजना विनिर्देश या स्पेसिफिकेशन कहलाता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार से माने जाए: ब्रिटिश पद्धति, अमेरिकन पद्धति और BIS पद्धति, यानी भारतीय के हिसाब से माने जाते हैं। ठीक, आगे बेड के बारे में। यह खराद मशीन का मुख्य भाग है तथा यह आधार का कार्य करता है। इस पर सभी स्थिर व अस्थिर भाग जुड़े रहते हैं। यह ढलवा लोहे का बॉक्सनुमा आकार का बना होता है तथा इसकी मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें रिब्ज लगे होते हैं। ठीक, यह चलने वाले भाग को स्लाइड वेज कहते हैं और इस पर स्थिर सभी भाग को परिशुद्धता के साथ पकड़ा रहता है। ठीक, और इसके ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के ही इसलिए बनाए जाते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन सस्ता होता है, ढलने में आसान होता है और यह कम दाम पर मिल जाता है और इसमें ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का काम करता है और यह ढालने में बहुत आसान होता है। ठीक, और इसका कंप्रेसिंग शक्ति होती है, यानी इस पर कोई भी पार्ट गिराया जाए तो उसमें निशान नहीं पड़ता है। इस तरह इसे ग्रे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। वेड वेज यानी इस पर बेड वेज इसके होते हैं, यानी जिस पर गाइड वेज कहते हैं, जिस पर हमारे पार्ट्स चलने वाले चलते हैं उसी को हम बेड वेज कहते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: चपटे बेड वेज यानी फ्लैट बेड वेज, और वी वेल्ट उल्टे वी बेड वेज, और दोनों को मिला करके जिसको कंबाइन बेड वेज कहते हैं, और एक गैप वेड कहते हैं। फ्लैट बेड वेज जो होता है वह ढाल करके बनाया जाता है और इसके ढाल करके बनाया जाता है तथा इसकी बेयरिंग ताल प्रदान आसानी से मिल जाती है। ठीक, लेकिन इस पर भारी एवं कम परिशुद्ध जाब बनाए जाते हैं और इसमें चिप्स एवं धूल फंसने का डर होता है। और आपका उल्टे वी वेज यह फ्लैट वेज की अपेक्षा सूक्ष्म होता है और इस पर सूक्ष्म काम किए जाते हैं। ठीक, कंबाइन बेड यानी उल्टे दोनों को मिला करके होता है, यानी चपटे बेड वेज और उल्टे वी बेड वेज दोनों को मिला करके कंबाइन वी बेड बनाए जाते हैं, जो सबसे बढ़िया होता है। और इस पर अति सूक्ष्म तथा अलाइनमेंट भी होते हैं और इस पर अति सूक्ष्म कार्य किए जाते हैं। ठीक, और गैप वेड यह चौड़ी ज़्यादा व्यास की मशीनों को, ज़्यादा व्यास के जाब को चलाने के लिए गैप वेड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मशीन जो वेड होता है वो बाएं साइड में हेड स्टॉक के पास कुछ दूरी तक छोटे साइज़ के होते हैं जो खोल करके अलग कर लिए जाते हैं। इससे बड़े व्यास को आराम से घुमाने में परेशानी नहीं होती है और कार्य होने के बाद पुनः फिर हम इसको बांध कर पहले जैसा कर लेते हैं। तो ये बड़े व्यास के जाब को चलाने के लिए बेड वेज का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद लेग्स पर ही बेड स्थिर रहता है। यह ढलवा लोहे के बने होते हैं तथा ऊपरी तल मशीन होता है। आजकल सीट एंगल बेल्ट से भी आक्सनुमा बनाए जाते हैं जिसमें बिजली, मोटर, स्विच और पानी और टुल्लू पंप लगे होते हैं। इसका मुख्य कार्य ऊंचाई प्रदान करना होता है। ठीक, ट्रे लेग्स और बेड के मध्य में सीट की बनी हुई एक चिप्स पेन लगी होती है जिसे हम ट्रे कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कटा हुआ बुरादा इकट्ठा करना और कूलेंट को दोबारा प्रयोग करने के लिए तैयार करना। स्प्लेश गार्ड
कुछ खराद मशीनों में पीछे की तरफ एक स्प्लेश गार्ड लगा होता है और उससे कटा बुरादा फर्श पर नहीं फैलता है तथा कूलेंट भी नहीं फैलता है। हेड स्टॉक, यह खराद मशीन का मुख्य भाग है। इसमें लगे लीवर पर चक, फेस प्लेट, सेंटर इत्यादि लगाकर जाब को घुमाया जाता है और इसी में लगी पुल्ली या गरारी के द्वारा जाब को भिन्न भिन्न गतियों पर घुमा सकते हैं। इसमें लगे टम्बलर गियर, कोऑर्डिनेट प्लेट, गियर टेन के द्वारा भिन्न भिन्न चूड़ियाँ काट सकते हैं। कैरिज को ऑटोमेटिक फीड भी प्रदान कर सकते हैं और यह कास्ट आयरन का एक बॉक्स नुमा आकृति का बना होता है। ठीक, और यह दो प्रकार के होते हैं, कोन पुल्ली टाइप और दूसरा गरारी युक्त। हेड स्टॉक के मुख्य भाग स्पेंडल और कोन पुल्ली और बैक गियर। स्पेंडल ले लीजिए, देखिए ये मिश्रित इस्पात का बना होता है तथा हेड स्टॉक के अंदर दोनों तरफ बेरिंग में फ्री घूमता है और इसके आगे इसके अगले सिरे पर नोज टाइप बने होते हैं जो थ्रेड जिस पर थ्रेड कटा होता है या लंबी टेपर और एलाइनिक नट के द्वारा, और तीसरा होता है आपका कैम लॉक और चौथा होता है दूसरा होता है आपका लंबी टेपर बेनट माउंटिंग वाला टेपर, जिस पर चक फेस प्लेट को चकनट के द्वारा बांध दिए जाते हैं और उसमें उसके दूसरे सिरे पर कोन पुल्ली होती है और कोन पुल्ली के आगे एक पुल्ली जुड़ी होती है, एक गियर जुड़ी होती है जिसको फिक्स कर देते हैं, स्प्रिंग लोडेड टाइप चक से फिट कर देते हैं, जो वुल गियर होती है जो मशीन को चलाती है। ठीक, और उसके आगे बैक गियर लगा रहता है और इस तरह विभिन्न चालें प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक, कोन पुल्ली देखिए, इसमें स्पेंडल की चाल को कम या अधिक करने के लिए कोन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और कोन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर कोन पुल्ली पर शाफ्ट के पट्टे लगे होते हैं और जिसके द्वारा हम मान लो ड्राइविंग आरपीएम बराबर काउंटर शाफ्ट पुल्ली का व्यास गुणे काउंटर शाफ्ट पुल्ली का आरपीएम ये सबका बटा होता है कि स्पेंडल की पुल्ली का व्यास, स्पेंडल के पुल्ली का व्यास, ठीक। तो इसमें आप मान के चलिए ये आपका हो गया 250 गुणे 300, 250 300 बटा 200, ये होता है 750। ये फर्स्ट पट्टा यानी इस तरह बेल्ट होती है। जैसे ये आपका ले लीजिए, ये बेल्ट है, ठीक, ये बेल्ट है और ये बेल्ट है और यहाँ पर मोटर लगा है, मोटर, ठीक। इसी तरह यहाँ पर बड़ा, ये बड़ा यहाँ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह बना होता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और
ये हो गया, ये 4 स्टेप होती है, ठीक। और ये आपका ये बड़ा हो जाएगा ये, और इससे छोटा ये हो जाएगा, और इससे छोटा ये हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा। और यहाँ पर चक होते हैं, चक ये बेल्ट के द्वारा, ये बेल्ट के द्वारा, ये बेल्ट के द्वारा, ये बेल्ट के द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें आरपीएम होता है, इसमें इस बेल्ट पर चलेगा तो 750 आरपीएम, यानी 750 आरपीएम अभी निकाले थे आपने कि स्पिंडल का आरपीएम बराबर आरपीएम बराबर काउंटर शाफ्ट पुल्ली का व्यास, व्यास गुणे काउंटर शाफ्ट का आरपीएम, पीएम बटा कुल का बटा हो जाएगा आपका स्पिंडल की, स्पिंडल के पुल्ली का व्यास, पुल्ली का व्यास, ठीक। पुल्ली का व्यास हो गया। अब देखिए ये है आपका काउंटर शाफ्ट हो गया, एक काउंटर हो गया, ये आपका स्पिंडल हो गया, स्पिंडल, ठीक। ये काउंटर, ये यहाँ पर मोटर लगी है, मोटर ये चलती है तो इससे स्पीड कम मिलेगी, यानी इससे स्पीड कम मिलेगी, और इससे थोड़ा सा बढ़ जाएगी, इससे और इससे सबसे ज़्यादा। ये 750 अभी आपने कैलकुलेट करके निकाला था, ये आपका 300 गुणे 250 बटा 200, ये है ना, सॉरी ये है आपका 100 होगा, 100 ये है ना 100, ये हो गया 750। इस तरह 750 400 हो जाएगा, और 225 और आपका हो जाएगा 120। ये था आरपीएम। इससे हम 4 पाते हैं। देखिए ये हो गया काउंटर शाफ्ट पुल्ली का व्यास गुणे काउंटर शाफ्ट का आरपीएम बटा स्पिंडल। स्पिंडल ये 100 है, आगे वाले में 150 होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक। फिर अगले वाले में 200 होगा, इस तरह करके 4 पाए जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए बैक गियर, आपका लिखिए बैक गियर। बैक गियर का प्रयोग किसी मशीन पर रीमिंग, बोरिंग, ब्रीमिंग, थ्रेडिंग इत्यादि, यानी इससे भी कम स्पीड पर चलाना हो तो बैक गियर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसी हेड स्टॉक के पीछे 40/100 यानी गुणे 40/100, यानी 2 ठे पीछे गियर होती है, जिसमें बुल गियर को फ्री कर दिया जाता है, और इसके बाद इससे हम मैच करा देते हैं। इससे मैच कराते हैं तो ये चलता है, फिर इसके मैच करा के कर, तो इस तरह स्पिंडल न चल करके इस तरह बना होता है, ठीक है। ये और ये इसमें काम ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से हम अटैच करा देते हैं, ठीक। तो ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर इसके बाद ये चल रहा है, फिर ये, इस तरह हम इसको 750 का गुणा करते हैं। तो ये आपका 120 आएगा, 120 आरपीएम। स्पीड कम हो गई ना, तो उससे भी एक कम स्पीड हो गया, कम हो गया, ठीक। उससे भी कम स्पीड हो गया। और दूसरा हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में दूसरे स्टेप में 64 होगा, 64 आरपीएम। और तीसरे स्टेप में हो गया आपका, हो जाएगा आपका 36 आरपीएम, और इसमें हो जाएगा 19.2 आरपीएम। इस तरह इसका आरपीएम घट जाएगा, ठीक।
और इसकी कोन पुली के बारे में बता दिए। और कैरिज, यह बेड मार्ग पर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के मध्य चलता है। इसे बेड पर किसी भी स्थान पर लॉकिंग स्क्रू द्वारा स्थिर कर सकते हैं। यह खराद मशीन पर किए जाने वाले सभी कार्यों के टूल को ठोस आधार प्रदान करता है और टूल को स्थिर रखता है तथा इसे 3 चाल देता है। अनुदैर्घ्य यानी टूल लंबो चलता है, जैसे फेसिंग टर्निंग करनी हो या थ्रेडिंग करनी हो तो टूल को हम लंबो चलाते हैं, ठीक। और क्रॉस फीड यानी लेथ मशीन पर फेसिंग करनी हो या किसी जाब को पार्टिंग करना हो तो क्रॉस स्लाइड 90 डिग्री में मुड़ा होता है, क्रॉस स्लाइड से हम काम करते हैं। और कोणीय टर्निंग यानी कंपाउंड स्लाइड्स को कि जिस डिग्री पर 0 से 45 दाएं और 0 से 45 बाएं होता है, तो उसमें जिस डिग्री पर इसको सेट करके हम कोणीय चाल ले लेते हैं। इसके मुख्यतः भाग देखिए, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट और अपरान। सैडल एच आकार का बेड के अनुरूप बनाया होता है जो बेड के ऊपर फिक्स होता है और उसके ऊपर क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड तथा टूल पोस्ट लगाए जाते हैं। क्रॉस स्लाइड में माइक्रोमीटर कॉलर होता है और उसमें उसके स्पिंडल होता है और स्पिंडल में स्क्वायर या एकमी थ्रेड कटे होते हैं और इसको हम हैंडव्हील के द्वारा हम इसको आगे पीछे करते हैं, ठीक, आगे पीछे करते हैं। और इस पर हम माइक्रोन में भी माइक्रोमीटर कॉलर लगा है, इसलिए इसमें हम सूक्ष्म माप भी इससे पढ़ लेते हैं, ठीक। तो यह किसी जाब पर फेसिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कंपाउंड क्रॉस स्लाइड देखिए, क्रॉस स्लाइड भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, साधारण क्लास टाइप और योन टाइप क्लास टाइप और उसके बाद और टेलीस्कोपिक क्रॉस स्लाइड, ठीक। तो साधारण क्रॉस स्लाइड को छोड़कर अन्य पर टेपर अटैचमेंट लगा होता है तो इसके बाद इसका प्रयोग, लेकिन साधारण क्रॉस स्लाइड पर टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब ले लिए कंपाउंड रेस्ट स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट स्लाइड एक गोलाकार स्विvel प्लेट पर इसको 2 नटों के द्वारा फिक्स किया गया होता है, ठीक। और इसको 0 से 45 दाएं या 0 से 45 बाएं इसको हम किसी एंगल पर सेट कर सकते हैं और इससे छोटा टेपर काटते हैं, यानी ये ऑटोमेटिक नहीं चला, हाथ के द्वारा ही इससे हम काट सकते हैं। और कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है। टूल पोस्ट जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए तथा सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह टूल पोस्ट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, जिसमें एक टूल पकड़ा जाता है और यह ज़्यादा मजबूत नहीं होता, इसे हम अमेरिकन टूल भी कहते हैं। और इससे टूल ज़्यादा मजबूत नहीं पकड़ा जाता था। छोटे काम करने के लिए इसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करते हैं। अब 4 वे कटिंग टूल पोस्ट। 4 वे टूल पोस्ट में 4 टूल बांधे जाते हैं। यह सबसे मजबूत टूल पोस्ट होता है। इसमें एक क्लैंपिंग होती है, जिस डिग्री पर चाहें उस डिग्री पर उसको मोड़ सकते हैं, ठीक। और तीसरा होता है आपका यूनिवर्सल टूल पोस्ट। यूनिवर्सल टूल पोस्ट सबसे ज़्यादा कामयाब होता है जो आधुनिक टूल पोस्ट है, लेकिन इसमें ये महंगा पड़ता है। इसमें हर टूल के लिए अलग अलग एक यूनिवर्सल टूल होता है, लेकिन इस टूल को सेंटर में लाने के लिए बहुत आसान होती है और यह मजबूती भी प्रदान कर लेती है, ठीक। और आगे आप ले लीजिए, आपको अगला है ब्रिटिश टूल पोस्ट। ब्रिटिश लेथ मशीनों पर पकड़ा जाता है। यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से मजबूत होता है, लेकिन इसमें टूल को सेटिंग करने में अनुभवी कारीगर की आवश्यकता होती है और इससे कार्य करते हैं, ठीक। और अगला है आपका अपरान। यह एक ऐसी यंत्रावली है जो लीड स्क्रू फीड रॉड के रोटरी मोशन को लंबाई मोशन में परिवर्तन कर देता है, ठीक। और इसके अंदर अगर लीड स्क्रू पर अगर एक की वे कटा हो तो लीड स्क्रू भी फीड रॉड का काम कर लेता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि मशीन को एक बर्म व्हील से गुजरती है, लीड स्क्रू बर्म व्हील से गुजरती है जो इसको
इसको ऑटोमेटिक चाल, यानी इससे हम कैरिज को ऐसी हाफ नट लगा होता है, हाफ नट के द्वारा हम कैरिज को ऑटोमेटिक चला लेते हैं और इससे हम लेथ मशीन पर चूड़ी काटते हैं। ठीक, आगे टेल स्टॉक, यह भी लेथ का मुख्य भाग है। इसे बेड पर हेड स्टॉक के विपरीत दिशा में, यानी दाहिने तरफ स्थिर स्थान पर, जहाँ चाहे तहाँ पर इसको फिक्स कर सकते हैं, अर्थात दाएं हाथ पर होता है। ठीक है, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, बेस और बॉडी। बेस और बॉडी, टेल स्टॉक की बॉडी और बेस के बने होते हैं। इसके मुख्य भाग देख लीजिए, आधार, बॉडी, स्क्रू राड, स्पिंडल, स्पिंडल लॉकिंग स्क्रू, क्लैंपिंग नट बोल्ट, स्पिंडल नट, कटर, सेट ओवर स्क्रू और हैंड व्हील। ये चित्र भी बनाया देखिए आपका ये। ठीक, तो ये नीचे वाला, ये जो बेस होता है ये आपका बेड वेज से फिक्स, यानी बेड वेज के अनुरूप फिक्स रहता है, और इसके ऊपर आधी जो दूरी ऊपर है, इससे ऊपर वाली दूरी है, वो बॉडी होती है। बॉडी में सेटिंग स्क्रू भी होता है जो आगे पीछे सेट कर सकते हैं। यानी इस टेल स्टॉक का मुख्य कार्य क्या है, जाब को सेंटर में सपोर्ट करना, या सेंटर में डीलिंग करना, या सेंटर में रिमिंग करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं। और इससे हम टेपर भी काट सकते हैं। इसके पिछले सिरे पर 1 और 0 यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके सेट स्क्रू से हम आगे पीछे कर लेते हैं, आगे पीछे कर करके, और उसके बाद एक इसका सूत्र होता है आपका टेल ऑफसेट बराबर यल, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2L। ये जाब की पूरी लंबाई हो गई। ये जाब का बड़ा व्यास, जाब का छोटा व्यास, ये टेपर के लिए। इससे जो आते हैं वो मिलीमीटर में आते हैं। जैसे मान लो 3 mm आ गया, तो 3 mm पीछे हम स्लाइड की तरफ आगे पीछे कर देते हैं। ठीक, तो इससे हम इस जाब से हम किसी जाब में लंबा टेपर भी काट सकते हैं। ठीक, और सपोर्ट भी कर लिए, टेपर भी काट सकते हैं, और ये जाब को में टाइपिंग भी की जाती है। तमाम ये कार्य, ये टेल स्टॉक जाब को मजबूती से पकड़ता है, सहारा देने के भी काम आता है। आगे लीड स्क्रू, लीड स्क्रू देख लीजिए। लीड स्क्रू निकिल स्टील की एक लंबी शाफ्ट होती है जिस पर एकमी चूड़ी कती है, ये अप्रेन के बीच से गुजरती है। इसके हेड स्टॉक वाले सिरे पर चलित गरारी लगी होती है, और इससे भिन्न भिन्न प्रकार की इससे चूड़ियाँ काटी जाती हैं, क्योंकि बर्म व्हील से गुजर करके जाके क्विक चेन गियर बॉक्स में जाती है, और वहाँ पर ड्रिवेन गियर लगाई जाती है। ड्रिवेन गियर और ड्राइवर स्पिंडल में लगी होती है। इंटरमीडिएट गियर के सहारे ये ड्रिवेन गियर में आता है। जब ड्राइवर गियर स्पिंडल चलता है तो ड्राइवर चलता है, ड्राइवर के बाद इंटरमीडिएट, जिसको हम बीच की जो वो इंटरमीडिएट के बाद हम ये ड्रिवेन गियर चलती है। इससे विभिन्न प्रकार की चूड़ियों काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस लीड स्क्रू में अगर आपका उसमें कीवे कटा हो तो ये लीड स्क्रू फीड रॉड का भी काम करता है, जो हाफ नेट विधि से एंगेज करके इससे चूड़ी काटी जाती है। फीड रॉड भी निकेल स्टील की एक लंबी छड़ होती है जिसकी पूरी लंबाई में कीवे कटा होता है, और लीड स्क्रू के ऊपर नीचे, यानी उसके समानांतर ऊपर चाहे नीचे फिट होता है, और इसमें बर्म व्हील से गुजरता है। यह कैरिज तथा क्रॉस स्लाइड को ऑटोमेटिक फीड प्रदान करता है। कैरिज को हमें ऑटोमेटिक चलाना हो तो फीड रॉड का प्रयोग करते हैं, क्रॉस स्लाइड को हमें चलाना हो तो फीड रॉड का प्रयोग करते हैं। अरे तो ठीक है, और आगे आप ले लीजिए क्विक चेंज गियर बॉक्स। ये हेड स्टॉक के नीचे एक गियर का सेट होता है। यह कास्ट आयरन का खोखला होता है और तथा विभिन्न दांतों पर फिट किए जाते हैं, और ये आपस में मिलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की पीछे निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए आपका चित्र भी बना हुआ है। इस चित्र के मार्फत से इसमें विभिन्न गियर लगे हैं और विभिन्न चालें यहाँ से फीड प्राप्त होते हैं, और इससे हमें फीड मिलता है। और इससे हम आप लीड स्क्रू को भी ऑटोमेटिक चला सकते हैं, कैरिज को भी ऑटोमेटिक चला सकते हैं, यानी इससे हम ऑटोमेटिक भी काम करते हैं और चूड़ी का भी काम करते हैं। ठीक, और विनिर्देश, अभी अगला विनिर्देश, यानी खराद मशीन का विवरण देने के लिए 3 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रिटिश पद्धति। इस पद्धति में बेड के केंद्रों की ऊंचाई तथा केंद्रों के बीच की लंबाई द्वारा दर्शाया जाता है। और अमेरिकन पद्धति में, इस पद्धति में लेथ मशीन की साइज
और अधिकतम जाप जो टर्न किया जा सके और बेड की कुल लंबाई से लिया जाता है। और भारत में दोनों मिलाकर BSI पद्धत यानी भारतीय पद्धत है जो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों के मिला कर लिया जाता है। जैसे बेड की लंबाई यानी किसी मशीन को हमें ख़रीदना है तो कितना लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो बेड की लंबाई, बेड का प्रकार, किस प्रकार का बेड चाहिए, V बेड चाहिए, फ्लैट बेड चाहिए, कंबाइन बेड चाहिए या गैप बेड चाहिए, हेड स्टॉक का प्रकार, हेड स्टॉक किस टाइप का होगा, कौन पुल्ली होगा या ऑल गियर्ड होगा, ठीक, वो प्रकार के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और सेंटर की ऊंचाई यानी बेड से जहाँ पर हमारे जाप बांधे जाते हैं उसके सेंटर से बेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ये भी बताना पड़ता है। स्विंगिंग साइज यानी उस पर जो घुमाई जा सके जाप, यानी ये सेंटर साइज से दुगुनी होती है, उसको भी देखना होता है। केंद्रों के बीच की दूरी यानी आप टेल स्टॉक पर लाइव सेंटर और टेल स्टॉक पर डेड सेंटर और हेड स्टॉक पर लाइव सेंटर माने जाते हैं और दोनों केंद्रों की बीच की दूरी को हम बीच की दूरी कहते हैं, ठीक। और उसके बाद मशीन का भार, मशीन कितना भार होना चाहिए, और आगे आप ले लीजिए मशीन कितनी जगह घेरती है उसके बारे में भी होती चाहिए। मशीन में फीडों की संख्या कितने फीड चाहिए, ठीक। मशीन के नोज का यानी किस टाइप का नोज चाहिए, टेपर वाला चाहिए या चूड़ी वाला चाहिए या बेनट वाला चाहिए या लॉकनाउट वाला चाहिए, ये भी इसको बताना पड़ता है। और उसके बाद आगे परिचय सारांश। परिचय देखिए, हमने लेथ मशीन के बारे में बताया कि लेथ मशीन के पार्ट क्या हैं, लेथ मशीन के पार्टों के बारे में बताया कि बेड आप होते हैं, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरिज, लीड स्क्रू, फीड रॉड, क्विक चेंज गियर, उनके कार्य के बारे में बताया। बेड स्लाइड का काम करता है, कैरिज में सभी टूल को पकड़ने की डिवाइस होती है, और उसके बाद टेल स्टॉक सपोर्टिंग डिवाइस होता है, और उसके बाद आप ले लीजिए ये आपका लीड स्क्रू चूड़ी काटने के लिए होता है, फीड रॉड ऑटोमेटिक चलाने के लिए होता है, और क्विक चेंज गियर में तमाम फीड होती हैं जो फीड को सेट करने के लिए होता है, यानी आवश्यकता के बारे में भी हमने बता दिया। और आगे हमने ये टर्नर बेसिक टर्नर थ्योरी से लिए हैं, जो श्री राम मेरा ही नाम है, मनसा प्रकाशन से हमने इसको छपवाया था, इसका भी सहयोग लिया, और ई बुक टर्नर NCPT का भी हमने सहयोग किया, और दोनों के सहयोग से हमने PPT बनाया। आगे लेथ मशीन के भागों के बारे में तथा विनिर्देश के बारे में हमने बताया, इसका महत्व आप लोग समझ गए होंगे, और आगे आप लोगों को कैसे लगा, धन्यवाद।